दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। जब सैया है कोतवाल तो फिर डर काय का। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर है बीजेपी को लेकर, जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते थे। तो ये आज भ्रष्टाचार में लिप्त भारत की खबर क्यों आ रही है। दोस्तों ये एक बड़ी खबर है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्या सरकारी योजनाओं के नाम पर ऐसा भी हो सकता है? ऐसा हुआ है। एक आरटीआई के खुलासे से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान और किसान सेवा, क्या इन योजनाओं में कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है? ये हम नहीं, एक खबर कह रही है। तो आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, यदि कोई सरकारी योजनाओं में पैसा डालने के नाम पर अपने लिए लोगों से चंदा जुटाए तो इसे क्या कहेंगे? क्या यह कोई अपराध होगा? यदि कोई पार्टी ऐसा करे तो क्या कार्रवाई होगी? आरटीआई के जवाबों से खुलासा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2021-22 में स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और किसान सेवा जैसी सरकारी कल्याण योजनाओं के नाम पर अवैध रूप से जनता से चंदा जुटाया था। द बायर ने यह रिपोर्ट दी है। इसके अनुसार चेन्नई के वरिष्ठ पत्रकार और संथियम टीवी के न्यूज एडिटर BR अरविंदाक्षन द्वारा दायर आरटीआई आवेदनों के जवाबों में केंद्रीय मंत्रालयों ने साफ किया है कि बीजेपी को इन योजनाओं के लिए फंड जुटाने की कोई विशेष अनुमति नहीं दी गई या अधिकृत नहीं किया गया था। फिर भी नमो ऐप और NarendraModi.in के पोर्टल पर आज भी इन सरकारी योजनाओं के नाम पर चंदा के विकल्प दिखाए जा रहे हैं। यह मामला 2021-22 के बीच चले माइक्रो डोनेशन अभियान से जुड़ा हुआ है, जिसमें बीजेपी ने चंदा देने वालों को सरकारी योजनाओं का विकल्प देकर पार्टी फंड में योगदान करवाया। रिपोर्ट के अनुसार अरविंदाक्षन ने इन प्लेटफॉर्म के जरिए स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और किसान सेवा के नाम पर 100 रुपए दान दिए, तो उन्हें बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय से रसीदें ईमेल से मिली, लेकिन मंत्रालयों ने पुष्टि कि ये फंड सरकारी योजनाओं तक नहीं पहुंचे। पत्रकार ने इसे धोखाधड़ी करार देते हुए चेन्नई पुलिस कमिश्नर, CBI के क्षेत्रीय निदेशक, प्रधानमंत्री, संबंधित मंत्रालयों के सचिवों और गृह मंत्रालयों को शिकायत भेजी। उन्होंने अदालत जाने की भी चेतावनी दे दी है। लेकिन दोस्तों, अदालत जाने से होगा क्या? माइक्रो डोनेशन अभियान क्या था? 25 दिसंबर 2021 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने माइक्रो डोनेशन अभियान की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि यह अभियान पार्टी को मजबूत करने और मास मूवमेंट के लिए है, जो 11 फरवरी 2022 को हिंदुत्व विचारक दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समाप्त होगा। उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल से अभियान का समर्थन किया और खुद मोदी जी ने 1000 रुपये दान करते हुए स्क्रीनशॉट साझा किया। उन्होंने लिखा कि आपका समर्थन लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेगा, जो राष्ट्र निर्माण के लिए निस्वार्थ भाव से समर्पित होगा। लेकिन दोस्तों, क्या ये सरकार के नाम पर ऐसा किया जा सकता है? नमो ऐप और NarendraModi.in पर दान पेज में दानदाताओं को विकल्प दिए गए थे। स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसान सेवा चुने या सीधे पार्टी फंड में योगदान दें। दान दाता माइक्रो डोनेट फॉर ए न्यू इंडिया के बैनर तले योगदान करते थे, लेकिन रसीदें बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय की आती थी। अभियान खत्म होने के बाद भी ये विकल्प सक्रिय है, जो सवाल उठाता है कि क्या यह अनाधिकृत संग्रहालय है? बिल्कुल दोस्तों, द बायर की रिपोर्ट्स के अनुसार अरविंदाक्षन ने कहा कि वेबसाइट के पेमेंट लिंक्स और नमो ऐप के दान मॉड्यूल में सरकारी योजनाओं के नाम पर दिखाए गए। इसलिए मैं और अन्य नागरिक ने विश्वास किया कि दान इन्हीं के लिए है, लेकिन वास्तव में फंड भाजपा के पास जा रहा था, जो कि एक धोखा है। लेकिन दोस्तों, इस धोखे की शिकायत अब कहां होगी? वही मंत्रालयों ने क्या जवाब दिया, इसकी भी पुष्टि करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अरविंदाक्षन ने जनवरी फरवरी 2022 में तीनों योजनाओं के जिम्मेदार मंत्रालयों को आरटीआई भेजी। पूछा कि क्या भाजपा, नमो ऐप या NarendraModi.in को फंड जुटाने की अनुमति है? क्या कोई NGO या व्यक्ति ऐसा कर सकता है?
जल शक्ति मंत्रालय, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी यानी सीपीआईओ ने कहा कि एसबीएम जी फेज 2 दिशा निर्देशों में एनजीओ या व्यक्ति द्वारा स्वच्छ भारत परियोजनाओं के लिए फंड जुटाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सीपीआईओ रचना बोली मेरा ने साफ किया कि नमो ऐप के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए फंड जुटाने की विशेष अनुमति देने का कोई भी प्रावधान नहीं है। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग सीपीआईओ चंदन कुमार ने पहले जानकारी अस्वीकार की थी और बाद में कहा कि यह डिजिटल एग्रीकल्चर डिवीजन से संबंधित नहीं है। अपील पर डिवीजन डायरेक्टर विजय राज मोहन ने अप्रैल 2022 में कहा कि विभाग द्वारा कोई ऐसी ऐप्स को प्रचारित नहीं किया जाता जो भारत सरकार किसानों कृषि समुदाय के लिए सूचना प्रसार से संबंधित कल्याण ऐप्स के लिए फंड नहीं जुटाती। इन्होंने राज्य स्तर पर संपर्क करने की सलाह दी क्योंकि कृषि राज्य विषय है। आप देख रहे हैं दोस्तों कि किस तरह से आज भारत में भ्रष्टाचार को जन्म दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भेजी 16 सवालों वाली आरटीआई पीएमओ को ट्रांसफर हो गई, जहां सीपीआईओ ने कहा कि यह जानकारी हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। अक्टूबर 2023 में पीएमओ को भेजी आरटीआई पर सीपीआईओ परवेश कुमार ने नवंबर 2023 में जवाब दिया, भारत के प्रधानमंत्री के नाम पर कोई आधिकारिक ऐप नहीं है। पीएमओ के सोशल मीडिया अकाउंट्स का कोई विशेष अधिकारी प्रबंधन नहीं करता। अधिकारी इनपुट देते हैं जबकि इनका प्रबंधन कोई नहीं करता, लेकिन फिर ये फर्जीवाड़ा कहां से चल रहा है। शिकायतें और कानूनी कार्रवाई की मांग, पत्रकार ने शिकायतें और कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है। अरविंदाक्षर ने 8 दिसंबर 2025 को चेन्नई पुलिस कमिश्नर और सीबीआई को पत्र लिखा, जांच की मांग की। पहले उन्होंने प्रधानमंत्री, 4 मंत्रालयों के सचिवों, गृह मंत्रालय को शिकायत भेजी। भाजपा अध्यक्ष नड्डा को 7 मार्च 2022 में पत्र लिखा, पूछा कि अभियान से जुटाएगा कुल कोष क्या है और क्या इसे सरकार को सौंपा जाएगा। कोई जवाब नहीं आया। दोस्तों, जो बात करते थे भ्रष्टाचार मुक्त भारत की, जो दूसरी पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाते थे, लेकिन आज ये क्या चल रहा है। उन्होंने द बायर को बताया ये भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक षड्यंत्र, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यदि सरकारी अधिकारी शामिल और प्रतिनिधित्व ऑफ द पीपल एक्ट के उल्लंघन का मामला लगता है। यदि केंद्र कार्रवाई नहीं लेता तो मैं अदालत जाऊंगा। ये पत्रकार साहब कह रहे हैं ये बड़े पैमाने पर गलत काम है, जहां अच्छे विश्वास में दान करने वाले नागरिकों को ठगा जा रहा है। द बायर की रिपोर्ट्स के अनुसार इसने बीजेपी केंद्रीय कार्यालय और नड्डा को प्रश्नावली भेजी है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आएगा। दोस्तों, जवाब देगा भी कौन जब जो चौकीदारी करने वाले वही लोग हों, तो आखिर इसका जवाब कौन देगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला राजनीतिक फंडिंग की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है, खासकर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक घोषित करने के बाद। तो देखा दोस्तों कि जिस तरह से सबसे ज़्यादा जो इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा आया वो भी बीजेपी के पास, लेकिन आज ये निकल कर सामने आया कि किस तरह से सरकारी योजनाओं के नाम पर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी लोगों से चंदा जुटा रही है, जो कांग्रेस 17 साल में भी नहीं कर पाई। अब बीजेपी 10 साल में ही अपना कोटा पूरा कर लेगी। तो जो सपना दिखा रहे हैं विकसित भारत का, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का, लेकिन फिर वो भ्रष्टाचार लिप्त क्यों हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर थी, बड़ी जानकारी थी। इसी तरह की जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों का नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, यह एक खबर है सत्य हिंदी के, जहाँ से इसका सोर्स लिया गया है। तो फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।